ले मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू किया था। और चैप्टर नंबर 1 में मुझे ये बताएं कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का। किसको कहते थे डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी? जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए तो कंपनी खुद एक पर्सन बन जाती है जिसके अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। और फिर मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को सेपरेट करने की एक वजह है, मालिकों से सेपरेट करने की वजह है। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमने डिस्कस किए थे सेपरेट पर्सनैलिटी के। तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है? एक तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो रहे, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन हो, और तीसरा मैनेजमेंट और ओनरशिप ये सेपरेट हो। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, कुछ हमने छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। जैसे अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी या ऑफिसर्स की नहीं होती अनलेस के वो विद इन अथॉरिटी काम कर रहे हो। अगर अथॉरिटी से तजावुज करेंगे फिर लायबल होंगे। उसके बाद मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया कि कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कौन से लॉस होते हैं। तो हमने कहा था कि एक तो कंपनी एक्ट 2017 है, उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मुझे ये बताएं, इनमें मेमोरेंडम और आर्टिकल में से कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी को चलाने में मदद करता है आपकी? आर्टिकल। और कौन सा बनाने में? कौन सा इनमें से इंटरनल स्टेक होल्डर्स को फोकस करता है और कौन सा एक्सटर्नल को? मुझे ये बताएं कि हम कंपनी किसको बोलेंगे? तो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुई हो और कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ किसको बोलते हैं? कोई एक आधा बोल भी दो ना, जो पहले तो थे, जो रिपील हो चुके। 1913, 84, 16, 17, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि कंपनी तो हम उसी को बोलेंगे जो कंपनी एक्ट 2017 या मान लो कि कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई। लेकिन इस तरह की शक्ल वाले इदारे जहां पे कारोबार एक अलहदा इंसान हो, मालिक अलहदा हो, मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास हो, तो हमने डिस्कस किया था इस तरह के तो कुछ और इदारों के पास भी है। तो फिर उन इदारों को क्या कहें? हाँ, हमने कहा था कि इन सब के लिए हमने एक नाम रख लिया था, बॉडी कॉर्पोरेट का। तो बॉडी कॉर्पोरेट हमने कहा था एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर हर इस शक्ल का इदारा इसके अंदर आ जाएगा। और लेकिन फिर कौन कौन सा इदारा आएगा इसके अंदर? कंपनी भी आ जाएगी, जो किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड हुई हो कंपनी, वो भी पाकिस्तान में यहाँ पे हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट होगी। और उसके बाद पाकिस्तान में ही किसी खास कानून के तहत रजिस्टर्ड होने वाला इदारा, वो भी इसमें आ जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ को बीच में से इन्होंने रिमूव कर दिया, इनके कुछ एग्जाम्पशन थी, इसकी ये एक्सेप्शन थी, एग्जाम्पशन आगे एक्सेप्शन कह लें। एग्जाम्पशन तो फायदे की होती है, एक्सेप्शन होता है जो फायदे से शायद आपको महरूम कर दिया गया। ले बेटा, तो एक्सेप्शन मेरे बच्चे हमने डिस्कस की थी। तो एक्सेप्शन कौन कौन सी थी बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, और अगर हमारा कंसर्न फेडरल मिनिस्टर किसी भी कंपनी के अलावा किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी को, या जो बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही हूँ, इनको अगर वो कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। बेटा, उसके बाद अगर आपको याद हो, कल हमने कंपनी की टाइप्स पढ़ना शुरू की थी मेरे बच्चों। मुझे ये बताएं कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या थी मेरा? जो प्राइवेट ना हो। और जो प्राइवेट किसको कहते थे बोला? जिसमें 3 तरह की पाबंदियां हो। लेकिन वो 3 तरह की पाबंदियां मेमोरेंडम में लिखी होती है या आर्टिकल्स के अंदर? आर्टिकल्स में। वो 3 तरह की जो पाबंदियां हैं वो कहां पे मेंशन होती है? आर्टिकल्स के अंदर। तो आर्टिकल्स में मना होता है कि मेंबर शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। आर्टिकल्स में मना होता है कि मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं होगी। तो आर्टिकल्स में मना है कि ये कंपनी पब्लिक में जाके शेयर्स को ऑफर नहीं कर सकती। लो बेटा, शुरू करते हैं कल जहां से शुरू यानी कि छोड़ा था। बेटा, कल हमने फॉरेन कंपनी को नहीं डिस्कस किया था, ये अभी टेस्ट भी नहीं हुई, तो पूछ लेगा वो पेपर के अंदर। हो सकता है कभी बहुत सौखी चीज आपसे पूछना चाहे तो कह देगा फॉरेन कंपनी के बारे में। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट भी तो आसान ही है ना। 3 पॉइंट्स हैं उसके, वो बार बार पूछ पूछ के उसने देखिएगा भरा पड़ा पास पेपर। तो ये भी पूछ सकता है वो, बताओ भाई फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? तो फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी कंपनी जो पाकिस्तानी ना हो। तो आप में से कुछ टैक्स भी पढ़ते होंगे, और वहां पे आपको एक चीज बताई गई होगी कि ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में कंपनी एक्ट 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई हो, तो मेरे बच्चे समझ लो कि वो रेजिडेंट ही होती है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में। और जो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट ना हुई हो, तो बाहर हो, तो जाहिर बात है फिर उसके लिए वो होली जो कंट्रोल और मैनेजमेंट की शिफ्टिंग का इस तरह का मामला, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि अगर आप पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह जो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट ना हुई हो, तो पक्की बात है वो फॉरेन है। लेकिन सर, हम पाकिस्तान में पढ़े, इसको क्यों पढ़ रहे हैं? कोई तो वजह होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में कहीं कारोबार करने के लिए आए होंगे। तो फिर हमने इनको बोला होगा, देखो एक चीज हमें नजर ही नहीं आ रही यहाँ पे पाकिस्तान में, तो हम उसका क्यों जिक्र करें? लेकिन अगर सामने एक कंपनी हो
हम उसको कहें कि भैया आप पाकिस्तानी कंपनी हो, वो कहता है नहीं नहीं जी हम तो कहीं और इनकॉर्पोरेट होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर हम इसको पाकिस्तानी तो नहीं कह सकते, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। या बात का ये या तो ये कारोबार करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं, प्रॉपर इनका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, या सम टाइप प्लेस ऑफ बिजनेस ही होता है, जस्ट एक लाइसेंस ऑफिस होता है। यानी कि आजकल आपको पता है कि मोस्टली जो कारोबार है वो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन कारोबार के लिए आपको प्रॉपर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए होती, जस्ट एक राब्ता ऑफिस ज्यादा से ज्यादा होता है कि यहाँ पे अगर किसी को कोई कंप्लेंट्स हो, कोई कंसर्न्स हो, तो उसके साथ शेयर कर ले। तो कहता है फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी बॉडी आर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। वैसे ये हमारे मुल्क के अंदर होंगी, हमेशा याद रखना, ये पाकिस्तान के अंदर कंपनी नहीं कहलाएगी, ये तो पक्की बात है ना अब आपको। फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में कंपनी नहीं कहलाती, ये क्या कहलाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट। अब अल्फाज कह रहे फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी आर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, वो चाहे अपने मुल्क में कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई हो, या अपने मुल्क में भी वो कंपनी ना हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, लेकिन अगर वो किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट होकर, चाहे कंपनी के तौर पे चाहे बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे, अगर वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे पाकिस्तान में ये क्या है, फॉरेन कंपनी है। तो कहता है इसमें क्या कुछ शामिल होगा, कहते हैं किस कंपनी की बात हो रही है, फॉरेन कंपनी की, जो पाकिस्तान में जिनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, यानी कि यहाँ पे कोई जगह हो जिसमें कारोबार करते हो, या लाइसेंस ऑफिस हो इन पाकिस्तान, या वेदर बाई इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, खुद आके यहाँ पे अपना कोई कारोबार कर रहे हो, या अपने किसी एजेंट के जरिए। आपको पता है कि मोस्टली कंपनी पाकिस्तान में नहीं आती इस तरह के खतरनाक मुल्क में खास तौर पर है, तो वो क्या करती हैं, अपने एजेंट्स के जरिए काम करती हैं। इसका मतलब गलत ना समझिएगा, ये ना समझिएगा कि कई ममालिक यहाँ पे आते ही नहीं, वो अपने एजेंट्स के जरिए काम ले लेते हैं। और पिछले दिनों में जो कुछ हुआ तो शायद वो भी इसी का एक वो होगा तरीकाकार, ऐसा कोई नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनी पाकिस्तान में आने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से एजेंट्स मिल जाते हैं, तो आप उनके जरिए काम करवा सकते हैं। सारी बात है, हमें हमारे एजेंट्स को भी तो काम चाहिए ना मेरे बच्चे, है? या खुद आ जाती है मेरे बच्चे, या अपने एजेंट्स के जरिए फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। यानी कि जो कंपनी यहाँ पे पाकिस्तान में अब देखो कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आती है, वहाँ पे आती नहीं, यहाँ पे शिफ्ट ही नहीं करती अपने जो भी उनका है जो बिजनेस सेटअप, चाहे ऑनलाइन होना हो, लेकिन यहाँ पे अलाउ ही नहीं करते वो। लेकिन कई कंपनियां वो मान लो कि अलाउ भी कर देती हैं। कहते हैं कि कंडक्ट एनी बिजनेस, जैसे हम इवन देन हमारी जो फेसबुक है सब लोगों के वो मोनेटाइज होती है, लोग उससे कमाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी को अलाउ नहीं करते कि भैया ये सेटअप हमने यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। उनका अपना तरीका कार, हालांकि ऑनलाइन ही है ना भैया, बाकी लोग भी तो ऑनलाइन करके वहाँ पे सारा कुछ कमा रहे हैं फेसबुक से, लेकिन यहाँ पे उसको मोनेटाइज करने की पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं है। उसके लिए कोई ना कोई बाहर का एडमिन ऐड करो, फलाना करो, टमकाना करो, तो फिर जाके आप कर सकते हैं। खैर, या कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान एनी इन एनी अदर मैनर, यानी कि देखो पाकिस्तान में चाहे फिजिकली आके काम कर रहे हो, चाहे अपने एजेंट के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हो, देखो अभी तक तो पॉसिबल यही तरीकेकार है, या कोई कंपनी यहाँ पे आके कारोबार कर रही हो, या अपने एजेंट के जरिए, या इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, पता नहीं होता कभी इलेक्ट्रॉनिक कारोबार भी हुआ करते थे, जब इलेक्ट्रॉनिक आया तो लोग बड़े हैरान हुए कि ई कॉमर्स भी है कोई चीज। अब लोग आगे भी पता नहीं कोई नया कोई और तरीका ढूंढ लें, कोई ई कॉमर्स से भी हटके हो, तो एहतियातन कानून के अंदर इस तरह की गुंजाइश होती है, कोई और तरीका का जो शायद अभी नहीं हमें पता, कोई कंपनियों ने ढूंढ लिया पाकिस्तान में कारोबार करने का, तो वो भी इसमें आ जाएगा। बस आपने इतना डिटेल में नहीं, बस आपने इतना दिमाग में रखना है। फॉरेन कंपनी किसको कहते हैं, ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस हो, या वो उनका कोई लाइसेंस ऑफिस हो, खुद आके यहाँ पे काम कर रही हो, या अपने एजेंट्स के जरिए, या इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही हो, या किसी और तरीके से काम कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये फॉरेन कंपनी है। तो हो सकता है एमसीक्यूज के अंदर मेरे बच्चे जब वो अल्फाज बोलते हैं तो इतना गौर से पढ़िएगा कि अगर एमसीक्यूज के अंदर आए कि बताएं इनमें से फॉरेन कंपनी कौन सी होगी, तो जिसका इस तरह का पाकिस्तान में सेटअप होगा वो फॉरेन कंपनी ही कहलाएगी। ले बेटा, ये एक नई चीज है, बाकी हम कल वाली बातें रिपीट करने लगे। याद है कल हमने डिस्कस किया था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है वाला, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग अगर कंपनी बनाते हैं तो कंपनी को हमने क्या किया होता वाला, शेयर्स में डिवाइड किया होता, ऐसे ही था। और वो शेयर्स में किस चीज को शेयर्स में डिवाइड करते हैं, जो शुरू में इन लोगों ने सोचा होता है इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होता है, उसी पैसे को हम क्या करते थे, शेयर्स में डिवाइड कर देते थे। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि जो बंदा अपनी वसात के मुताबिक जितना कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उतने के शेयर्स खरीद ले, इन शेयर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उस बंदे की मान लो कि जैसे हमने कहा था इस बंदे ने 100 शेयर्स खरीद लिए 10-10 रुपए के, तो हमने कहा था कि 1000 रुपये लगाया इसमें, तो इसकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होगी बेटा, 1000 तक। वो पुरानी बात मेरे बच्चे जो हमने पढ़ा है, बस अब इसको रीड कर लो। कहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। देखो उसका डिफाइन करने का तरीकाकार कुछ और है, शायद जब डिफाइन कर रहा है तो ये पुराने वक्त में चला गया। कहता है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, इसमें जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है उस शेयर्स की उस अमाउंट की हद तक जो अभी तक अनपेड पड़ी हो, यानी कि अभी तक आपने पे, यानी कि पार्शली पेड शेयर्स के लिहाज से आपको डिफाइन करके दे रहा है। लेकिन जब आप पूरा पे करते हैं तो उसके बाद आपकी कोई लायबिलिटी
नहीं होती, उसको डर रहा है कि कहीं ये ना हो कि मैं इनको कहूं कि लाइबिलिटी होती ही नहीं। लाइबिलिटी होती है, लेकिन कहां तक होती है? जितने आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हों। और अगर आपने शेयर्स खरीद कर सारा पे कर दिया तो फिर तो कोई मजीद कोई लाइबिलिटी नहीं। लेकिन अगर आपने शेयर्स खरीदे हों लेकिन पार्शली पेड शेयर हैं और कुछ अभी पे करने वाला रहता है, तो मेरे बच्चे फिर आपकी लाइबिलिटी उस अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड होगी। तो ये उस लिहाज से समझा रहा है आप। कहता है कि मोस्ट बिजनेस दैट इनकॉर्पोरेट एज कंपनी आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। ज्यादा कारोबार में बच्चे जो ज्यादा कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड बाय शेयर वाली होती हैं। द ग्रेट एडवांटेज इसका क्या होता है कि कंपनी को जब पैसों की जरूरत हो तो शेयर इशू करे और लोगों से पैसा इकट्ठा कर ले। ये ऑप्शन में बच्चे गारंटी लिमिटेड वालों के पास नहीं होता, ना ही ये पार्टनरशिप के पास होता, ना ही सोल ट्रेडर के पास कि शेयर्स इशू करो लोगों से पैसा इकट्ठा कर लो। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये काम कर सकती है। छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा इसको। तो बेटा ये भी कल हमने डिस्कस किया कि सर अगर कोई कंपनी हो लेकिन वो कंपनी हो लिमिटेड बाय गारंटी, तो सर मुझे बताओ इस कंपनी का मेंबर बनना चाह रहा है ये मिस्टर ए, क्या करेंगे? हमने डिस्कस किया था इसका प्रोसेस फॉलो करें, जो भी इसका प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करें। भैया कर रहा है फॉलो, तो क्या निशानी होगी कि मिस्टर ए इस कंपनी का मेंबर बन गया? तो हमने डिस्कस किया था इस कंपनी के मेंबर्स का एक रजिस्टर होगा, इस कंपनी के मेंबर्स का एक रजिस्टर होगा। अगर मिस्टर ए का नाम इस रजिस्टर में दर्ज हो गया है तो समझ लो ये इस कंपनी का मेंबर है। लेकिन साथ हमने डिस्कस किया था जब हम इसको मेंबर बना रहे होंगे तो क्या करेंगे, इससे हम एक गारंटी फॉर्म फिल करवा लेंगे। उस गारंटी फॉर्म में क्या होगा कि भैया कल अगर ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, कल जब ये कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, खत्म हो रही होगी, उस वक्त अगर इसके एसेट्स लायबिलिटी पे करने के लिए कम पड़ रहे होंगे तो आप अपने घर से मान लो कि 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे। इसने गारंटी दे दी। तो यहां पे मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, ये मिस्टर ए कल अगर ये कंपनी वाइंड अप होती है तो क्या मिस्टर ए से कोई पैसे मांग सकती है? हमने कहा बिल्कुल मांग सकती है, लेकिन कितने मांगेगी? हाँ 1 लाख, उससे ज्यादा, चाहे उसके सर पे इससे ज्यादा भी लाइबिलिटीज पड़ी है, लेकिन वो मेंबर से मैक्सिमम कितनी अमाउंट मांग सकती है? जितनी उन्होंने गारंटी दी थी। तो यहाँ पे हमने इसलिए डिस्कस किया था कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लाइबिलिटी यहां पर भी लिमिटेड होती है, लेकिन किस अमाउंट तक? जितने वो मेंबर बनते वक्त गारंटी देते हैं। ऐसे ना मेरे बच्चों, तो ये जरा देख लो, इसको भी रीड कर ले। कहता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू सच अमाउंट। ये जो हर बात है ये मेमोरेंडम में लिखी होती है कि कितनी कोई भी मेंबर कितनी गारंटी जमा करवाएगा। मान लो कि मेंबर बनते वक्त कितनी गारंटी देनी है उसने, यानी कि हर बंदे से अलग गारंटी ले रहे होंगे। मोस्टली एक ही अमाउंट होगी। जिस तरह हमने शेयर कैपिटल वाली कंपनी में लिखा होता है ना, एक शेयर कितने का है, तो जो जितने शेयर खरीदेगा उतने का मेंबर बनेगा वो। लेकिन यहाँ पे शेयर्स नहीं होते, यहाँ पे गारंटी लिखी आ रही होती है कि अगर कोई बंदा हमारा मेंबर बनना चाहता है तो उसको कितनी गारंटी जमा करवानी पड़ेगी, यानी कि जमा नहीं करवानी पड़ती, या गारंटी की मान लो कि वो जो स्टाम्प पेपर वो जमा करवाना पड़ेगा। और ये पैसे आपने कब जमा करवाने? वाइंडिंग अप, उससे पहले ये कंपनी नहीं मांग सकती। कहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे आर मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। याद करो कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके शेयर्स हो भी सकते हैं, हो सकता है ना हो। अगर तो वो नहीं है तो सिर्फ गारंटी, अगर शेयर्स भी हैं तो साथ कुछ शेयर्स भी लिए होंगे, गारंटी भी होगी। तो शेयर्स की अमाउंट वो भी आपने वाइंडिंग अप पे जमा करवानी है। वो तो जब आपने शेयर्स खरीदे होंगे उस वक्त तक कंपनी आपको अलॉट ही नहीं करेगी जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देंगे। लेकिन गारंटी की अमाउंट कब जमा करवाएंगे? वाइंडिंग अप के मौके पे। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो तो स्ट्रिक्टली मेरे बच्चे वहीं तक लिमिटेड होगी जहां तक की गारंटी दी होगी। लेकिन अगर मेरे बच्चे लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल हो तो रिस्ट्रिक्टेड होल्डिंग टू द अमाउंट ऑफ गारंटी एज मेंशन इन द मेमोरेंडम इन एडिशन टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। अगर तो कोई अभी अनपेड है, अदरवाइज तो हमने डिस्कस किया था ये फुली पेड होते हैं। तो बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी हमने डिस्कस किया था, ये रेयर ही होती है, लेकिन मजबूरी हो तो कहीं पे बनानी पड़ती है। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स ए कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सॉरी नॉट हैविंग any limit on the liability of its member। इसका फायदा क्या है? कहता है इसके वो सारे फायदे हैं जो नॉर्मल कंपनी के होते हैं। हो सकता है इस तरह की बात पूछ ले, भाई लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी अगर कोई बंदा बने उसको फायदा क्या मिलेगा, तो क्या बताओगे इसको? जिस तरह आम कंपनी के फायदे होते हैं वो इसको भी मिलते हैं अगर कोई है, जो भी है। लेकिन स्वाय इसके सिर्फ एक चीज में कमी होती है, वो क्या है? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। कोई टैक्स में छूट हो, कोई और सहूलत हो इनको, है वो सारी इनको मिलती है मेरे बच्चे। कहते हैं इन प्रैक्टिस अनलिमिटेड कंपनीज आर फेयरली रेयर बट आर समटाइम यूज्ड बाय द पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस। ये पार्टनरशिप, जारी बात है पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यहाँ पर भी अनलिमिटेड। ये बच्चों वाली बातें मेरे बच्चे छोटी छोटी बस रीड करके तसल्ली करो ताकि कोई चीज रह ना जाए। ले बेटा सिंगल मेंबर कंपनी, याद है कल हमने डिस्कस किया था प्राइवेट कंपनी दो तरह की होती है। कौन कौन सी बोला? प्राइवेट कंपनी सिंगल मेंबर भी हो सकती है और अदर देन सिंगल मेंबर भी। तो सिंगल मेंबर मेरे बच्चे समझ आ रही है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कंपनी जिसका मालिक सिर्फ एक हो तो उसको बोलेंगे सिंगल मेंबर। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके मालिक की तादाद एक से बढ़ जाए लेकिन मैक्सिमम कितनी हो? 50, तो उसको क्या बोलेंगे? ये अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है। तो सिंगल मेंबर कंपनी कहता है कि सिंगल मेंबर कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच हैज ओनली एक मेंबर।
इट इज कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मेंबर हु इज आल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सारी बात है, वो अकेला, अभी हमने पीछे पढ़ गए थे वैसे सादा अल्फाज में कि कंपनी का डायरेक्टर कहां से अपॉइंट किया जाएगा, मेंबर में से। एक ही मेंबर है, वही क्या होगा, डायरेक्टर। अब मान लो कि अगर कोई करना चाहता भी तो ये बाहर से कोई बाहर अपॉइंट कर भी सकता है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट भी एक डायरेक्टर अपॉइंट करने की होती है, आगे पढ़ेंगे। सिंगल मेंबर कंपनी में कम से कम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेंगे आगे। सिंगल मेंबर कंपनी में डायरेक्टर कम से कम कितने होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। ये नहीं कहा हुआ कि दो होने चाहिए, ये ना हो कि बेचारा कंपनी को अकेला सारा कुछ करना चाह रहा था, अपनी लाइबिलिटी भी लिमिट करना चाह रहा था, लेकिन कंपनी को चलाना भी अकेला ही चाह रहा था, और कानून कह देता था कम से कम 2 डायरेक्टर हो, तो रुल जाना था इसमें रोज। इसको कोई ना कोई 7 बंदा और मैनेजमेंट में शामिल करना पड़ना था, इसलिए जो मेंबर है वही कौन है, डायरेक्टर है। लेकिन अगर किसी और को साथ अपॉइंट करना चाहे डायरेक्टर के तौर पे तो कर सकता है, मना नहीं इसको। कहते हैं दीज कंपनीज आर गवर्नड बाय स्पेशल रूल्स। अच्छा, ये कंपनी एक्ट वाले रूल्स नहीं होते, सिंगल मेंबर कंपनी के अलग से रूल्स होते हैं। कहते हैं इन दीज कंपनी एसएमसी, ये हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि नाम इसका किस तरह लिखते हैं, अभी हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ले बेटा, प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी। अब थोड़ा सा काम की चीज आगे मेरे बच्चों याद करने, कल हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जो अपने आर्टिकल्स के जरिए अपने ऊपर 3 तरह की पाबंदियां लगा रही है। कौन कौन सी पाबंदियां, कहता है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। उसने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि हमारे मेंबर अपनी मर्जी से शेयर्स को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुछ होंगे रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। और वजह क्या है कि मेरे बच्चे, इसमें मेंबर्स की तादाद ही महदूद होती है। अगर हर बंदा अपनी मर्जी से शेयर्स को ट्रांसफर करना शुरू कर दे, हम तो हर वक्त यही ध्यान रखेंगे हैं कि भैया पता नहीं कब मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा हो जाए, है तो बेहतर नहीं कि उसको वैसे ही रखो कि भाई एक रिक्वायरमेंट है, देख लेंगे जब कोई ट्रांसफर करने जा रहा हो तो कहीं ना कहीं कोई इसका तरीकाकार होगा, उनसे पूछ रहे होंगे तो साथ वो ये भी चेक कर रहे होंगे अभी कंपनी के मेंबर्स कितने हैं और आप कितने लोगों को शेयर ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसा हो सकता है ना, खुदा न खासा वैसे मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कि कंपनी के 50 मेंबर हैं, प्राइवेट कंपनी के, अभी तक कोई मसला तो नहीं 50 मेंबर से। अच्छा, एक मेंबर की डेथ होगी, अब उसके जो शेयर्स हैं उसकी जाहिर बात है उसकी जायदाद है, ये विरासत है, ये उसके बच्चों को मिलेगी, उसके 4 बच्चे हैं। अगर ये शेयर हम उन 4 बच्चों को बांट दिए तो बेटा मेंबर्स की तादाद बढ़ जाएगी। अब हम वहां पे क्या तरीकाकार अडॉप्ट करेंगे, हाँ, हम कहेंगे इनको ज्वाइंट शेयर होल्डर बना दो, है जो तो तरीकाकार तो देखेंगे ना, ये थोड़ी कि उनको बांट देंगे ऐसे ही उठा के, तो देखेंगे। तो इसलिए खैर, तो कंपनी लिमिटेड बाय प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, ऐसी कंपनी जो अपने आर्टिकल्स के जरिए क्या करती है, एक तो रिस्ट्रिक्ट कर देती है शेयर की ट्रांसफर को, और दूसरा क्या था, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50, यानी कि मैक्सिमम कितने लोग होंगे 50। लेकिन साथ इसमें जब 50 बंदे काउंट करने, कहता है आपने वो लोग काउंट नहीं करने जो वहां पे नौकरी कर रहे हो। हाँ, अगर एक बंदा इंप्लॉई हो और साथ शेयर्स भी हो, वो मेंबर ही है। लेकिन अगर एक बंदा प्योर इंप्लॉई हो तो उसको आपने मेंबर काउंट करते वक्त बीच में ऐड नहीं करना। और मेरे बच्चे उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रोहिबिट, मैंने रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में फर्क बताया था आपको। रिस्ट्रिक्शन वाला काम आप कर सकते हो लेकिन रिक्वायरमेंट्स होती है, प्रोहिबिशन वाला हमने डिस्कस किया था ये सिरे से कर ही नहीं सकते। तो प्रोहिबिशन है, मना है सिरे से ही, एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर। सब्सक्राइब क्या होता है, जब हम लोगों को कह रहे होते हैं ना कि आए हमारे शेयर्स खरीद लें, तो हम लोगों को सब्सक्राइब करने के, जब लोग फिर आते हैं हमें पैसे देते हैं और शेयर्स लेते हैं, एक्चुअली वो शेयर्स में सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। जैसे आप यूफोन का या दूसरा कोई कार सब्सक्राइब करते थे, हैं तो एक्चुअली पे करते हो और फिर आप जारी बात है उसको सब्सिडी अवेल करते हो। खैर, तो प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स आर डिबेंचर ऑफ द कंपनी। ना ही अपने शेयर्स ना ही डिबेंचर, सादा अल्फाज में इन दोनों को मिला के लफ्ज क्या बोला करेंगे सिक्योरिटीज। लफ्ज सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, इसमें डिबेंचर्स भी आ जाते हैं और शेयर्स भी आ जाते हैं। यानी कि प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जो अपने आर्टिकल्स के जरिए शेयर्स को ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, जो अपने आर्टिकल्स के जरिए मेंबर्स की जो तादाद है उसके ऊपर लिमिट लगा देती है कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, और जो कंपनी अपने आर्टिकल्स के जरिए प्रोहिबिशन लगा देती है कंपनी के ऊपर कि कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं करेगी। अब पेपर में इतना आसान नहीं पूछता वो अक्सर, वो कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी है उसको पब्लिक में कन्वर्ट करो, या एक पब्लिक कंपनी है उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे बेटा, उसमें सिंपल हम कहेंगे अगर तो ये प्राइवेट कंपनी उसको पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कहेंगे इसके आर्टिकल्स के अंदर ये 3 पाबंदियां लगी हुई इसको खत्म कर दो। लेकिन ये 3 बताएंगे भी उसको, है कि इसमें शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर सेक्शन लगी हुई आर्टिकल्स के अंदर, उसको रिमूव कर दो। इसमें मेंबर्स की तादाद के ऊपर लिमिट लगी हुई उसको खत्म कर दो। इसमें पब्लिक को शेयर ऑफर करने के ऊपर प्रोहिबिशन है उसको खत्म कर दो। तो आर्टिकल में अगर ये 3 चीजें खत्म कर दे तो क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी। और अगर वो कहे कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो क्या बोलेंगे उसको, उसके आर्टिकल्स के अंदर ये 3 पाबंदियां लगा दो तो क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी। तो खुदा के लिए ये दिमाग में रखिएगा कि अगर प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट करने की बात करें, सिर्फ यहीं से आंसर कीजिएगा ये 3 पॉइंट्स। या वो आपसे ये पूछे कि पब्लिक कंपनी को रिफाइन करो, फिर भी यही आपने 3 पॉइंट्स बताने हैं कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट ना हो, और प्राइवेट वो होती है जिसमें ये 3 पाबंदियां लगी होती है।
और अगर वो प्राइवेट डिफाइन कर ले फिर भी ये, यानी कि कुछ 4-5 सवाल इधर ही आ रहे हैं, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, पब्लिक कंपनी को डिफाइन करवा ले चाहे प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर रहा, आंसर यहीं से करना मेरे बच्चों, यही पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में भी तो हम पब्लिक को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, स्टॉक चेंज के जरिए नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हम आगे भी जाकर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, कुछ इस तरह की मना भी होता है उसका। पब्लिक को हम ट्रांसफर नहीं करते, प्राइवेट में फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं आर्टिकल्स के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या लगाई होंगी वो उनकी मर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक ही कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, चाहे अपने मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को क्यों ना कर रहे हैं, ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस। वो ये नहीं कह रहा कि फैमिली मेंबर को कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते, या पब्लिक को नहीं, फैमिली मेंबर को ट्रांसफर करेंगे उस पर कोई शर्त नहीं है, आर्टिकल बिल्कुल ऐसे कह लो, इसी तरह कह लो, जो भी हो, चाहे पब्लिक को करना हो चाहे मेंबर्स को करना हो, जब भी किसी ने शेयर ट्रांसफर करने हैं ना, ट्रांसफर खाली बात करो, देखो पब्लिक में जाके तो ऑफर करने के ऊपर वैसे ही प्रोहिबिशन है, वो तो कर ही नहीं सकते सिरे से, उसको तो मना कर दिया, खबरदार अगर अखबार में इश्तिहार दिए, पब्लिक ऑफर करने का मतलब क्या है, इश्तिहार लगा देना, किसी एड चला देना, कुछ भी कर देना इसका, ये तो सिरे से मना है। हाँ, शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कर लो, लेकिन हो सकती है, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं, हो सकती है। मैं करूँ अगर एक मेंबर मर गया, उसके शेयर्स का क्या करना, उसके साथ ही दफनाएंगे थोड़ी, उसके घर वालों को देंगे, ट्रांसफर होंगे उसके, लेकिन तरीकाकार होगा कोई ना। ले बेटा, अब अगली बात दोबारा इसी पॉइंट को पकड़ो, provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purposes of this definition be treated as a single member। यानी कि जब आप डेफिनेशन के मुताबिक 50 बंदे काउंट कर रहे होंगे ना, अगर वहां पे कुछ लोग ज्वाइंट शेयर होल्डर होंगे उस कंपनी के, तो उनको आपने सिंगल काउंट किया करना है। ज्वाइंट शेयर होल्डर का मतलब क्या है, कुछ गरीब मिलकर उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, अकेले बंदे के पास कैपेसिटी, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और जाके उस कंपनी के शेयर खरीदे 10 लोगों ने। अब ये 10 लोगों ने मिलकर अगर उस कंपनी को कुछ शेयर खरीदे होंगे, तो ये 10 के 10 उन शेयर्स के मालिक हैं, तो मेरे बच्चे ये एक सिंगल बंदे के तौर पे काउंट होंगे, याद रखेंगे इस बात को। कहता है कि प्राइवेट कंपनीज आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली ऑन बिजनेस, मोस्टली यार दोस्तों ने, फैमिली वालों ने बनाई रखी। ले बेटा दोबारा देखिएगा, प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स में कितनी तरह की पाबंदियां लगी होती है, 3 तरह की। इसमें जब मेंबर्स की तादाद हम काउंट करते हैं कितनी होती है मैक्सिमम, जब मेंबर्स की तादाद काउंट कर रहे होंगे तो 2 तरह की एहतियात करनी है आपने, 2 तरह की एहतियात। एक तो कुछ लोगों को काउंट ही नहीं करना आपने, वो कौन से हैं, एम्प्लॉय। और दूसरा, जब आप कुछ लोगों को काउंट कर रहे होंगे तो शायद एक तरीके से सिंगल काउंट कर रहे होंगे, वो कौन है, ज्वाइंट शेयर होल्डर। तो ये मेरे बच्चे ये तादाद के लिए ये मसला होगा, तादाद में आप जो ज्यादा लोग ऑनर्स होंगे यानी कि मिलकर जो ज्वाइंट शेयर होल्डर होंगे उनको सिंगल काउंट करना है, और जो एम्प्लॉय होंगे उनको काउंट ही नहीं करना। अक्सर वो दे देगा आपको इस तरह का सिनेरियो कि कंपनी उसके मान लो कि 49 शेयर्स, 49 शेयर होल्डर है, इसके अलावा इसके जो 15 लोग वो भी हैं जिन्होंने मिलकर इस कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, तो बताएं इस कंपनी के मेंबर्स कितने होंगे, 50 ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्वाइंट शेयर होल्डर कितने काउंट होंगे, सिंगल। ले बेटा, पब्लिक कंपनी हमने डिस्कस कर ली थी कि पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं, जो प्राइवेट ना हो। और जब वो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछेगा 2-3 नंबर की, तो क्या बताएंगे, ये लाइन बता के फिर हम किसकी तरफ चले जाएंगे, प्राइवेट की डेफिनेशन की तरफ। ए पब्लिक कंपनी मे आर मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक हो गया। बेटा कल हमने डिस्कस किया था कि जो पब्लिक कंपनी होती है सिर्फ उसके पास ऑप्शन होता है, किस चीज का ऑप्शन, चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके लिस्ट हो सकती है, चाहे तो लिस्ट ना हो। अगर किसी पब्लिक कंपनी हो और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, और ट्रेड कैसे होंगे, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, जाके हमें स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, लिस्ट करवाना पड़ता है। जब हम लिस्ट हो जाते हैं तो फिर हमारे शेयर्स वहां पे रख के हम सेल कर सकते हैं, सेल परचेज हो सकती है वहां पे। लेकिन ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड ना हो सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, ये अनलिस्टेड कंपनी है। अब हमारे यहाँ पे किताब के अंदर क्या हुआ करेगा, मान लो कि एक CFE एक पब्लिक कंपनी है, तो नाम इसका लिखाया करेगा इस तरह, CFE लिमिटेड, चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे, CFE लिमिटेड इस तरह करके इसका नाम लिखा है। लेकिन अब हम देखा करेंगे सर ये पब्लिक है, पब्लिक लिस्टेड है या पब्लिक अनलिस्टेड है। बेटा अगर तो ये कंपनी होगी पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो ये नाम लिखने के साथ आगे जिक्र किया करेगा ये जो CFE लिमिटेड है ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। लेकिन अगर इसने कुछ ना बोला तो बाय डिफॉल्ट हम इसको यही समझते हैं कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। बात समझ आ रही है कि नहीं, अगर क्योंकि नाम दोनों का ऐसे लिखे जाना है, CFE लिमिटेड, अगर ये लिस्टेड होगी तो लाइन के साथ आगे कहीं जिक्र करेगा लाजमी तौर पे कि ये कंपनी क्या है, ये लिस्टेड है। अगर जिक्र ना कर रहा हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये अनलिस्टेड है। समझ आ रही है बेटा, छोटी छोटी बातें मेरे अच्छे बच्चों वाली। फिलहाल आज हम काम का टॉपिक शुरू करेंगे।
लिस्टेड कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। देखो सिर्फ कंपनी जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकती, बॉडी कॉर्पोरेट भी, यानी कि कोई और मुल्क में इनकॉर्पोरेट होकर कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है उसके शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज में वो हो सकते हैं। और जो पाकिस्तान में खास कर उनके तहत इदारे बने होते हैं उनके शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं। और एनी अदर एंटिटी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और अनलिस्टेड वही बात मेरे बच्चे, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, हेंस देयर शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि ये स्टॉक एक्सचेंज के जरिए या अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास ऑप्शन होता है जब चाहे कर सकते हैं पब्लिक ऑफर। करना क्या पड़ेगा, साथ ही लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दें, उधर से पब्लिक ऑफर कर दें। अदरवाइज तो इनको लग रहा होता है कि नहीं भाई हम थोड़ा सा वैसे ही चलते हैं सादा, इनके फायदे पब्लिक कंपनी वाले लेते हैं लेकिन कंपनी छोटे लेवल पे ही रखते हैं। A public unlisted company, however, is entitled to make an offer to the general public as and when it thinks fit, unlike private company, which are forbidden to invite subscription from general public. यानी कि इसके पास ऑप्शन होता है हर वक्त कि वो अगर वो पब्लिक में जाना चाहे तो चली जाए। प्राइवेट कंपनी को तो सिरे से मना कर दिया ना, इसके लिए तो हराम है कि वो कभी भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को जाके इन्वाइट नहीं करेंगी आए हमारे शेयर्स खरीदे। लेकिन जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हो वो जाके आम पब्लिक को जाके इन्वाइट कर सकती है कि आए हमारे शेयर्स खरीद लें, लेकिन साथ वो चाहे तो उसमें क्या हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो सकती है। बस इतनी इतनी बातें याद रखनी। ले बेटा ये जरा थोड़ी सी काम की चीज। मान लो सीएफई लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जी बेटा, करेंगे तो वो क्या करेंगे? कोई भी कॉर्पोरेशन, ये इतनी बेतहाशा, ये सारे बैंक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ये जो भी एसबीएल है, क्या कहलवाना क्या है इसको, एसबीएल है, उसके एसबीएल के शेयर वहां पे ट्रेड हो रहे, तो लिस्टेड है, एचबीएल लिस्टेड है तो लाजमी कंपनी बोलना है साहब, एचबीएल लिस्टेड कंपनी है। नहीं सर, वो बात किया है उसमें दाव में जो रजिस्टर्ड नहीं इसके बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ हाँ, तो वो कॉर्पोरेशन बोलते हैं उसको, बॉडी कॉर्पोरेट बोल दो या कॉर्पोरेशन बोल दो, लेकिन कंपनी नहीं बोल सकते। लेकिन बोलते हैं आम दुनिया में बोलते हैं, नेस्ले को बोल दो, फलाने को बोल दो, हालांकि अपने आपको कंपनी ये है नहीं लेकिन बोल दिया करते हैं। बोलने के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं, पेपर में अगर आप इसको लिखोगे ना कंपनी, वहां पे दिक्कत है। कुछ चीजें गलतुल आम होती हैं, ये गलतुल आम है। इंश्योरेंस कंपनी वाले आए हुए हैं, भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले है ही नहीं, वो कंपनी है ही नहीं, वो कॉर्पोरेशन है या बॉडी कॉर्पोरेट है। तो लेकिन हम इसको आम बोल दिया करते हैं, किसी ने कोई एतराज किया आज तक? हाँ, लेकिन आपने भी किसी पे एतराज नहीं करना। कोई बोल रहा हो कहीं पे, मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने वाकई लिखा हो बाहर अपने नाम इंश्योरेंस कंपनी, आपने जाके वहां पर उनको सिखाना नहीं शुरू कर देना। सिर्फ किसको सिखाना, आई कैप को। आई कैप आपसे पूछेगा, उसको सही आंसर करना। आप बाहर ये लफ्ज ऐसे ही बोलते हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, जो यहीं पे जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, उसको भी हम कंपनी बोल दिया करते हैं, जो बाय लॉ कंपनी नहीं है लेकिन हम बोल कंपनी दिया करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको कोई बंदा बोल दे सीए साहब, बाय लॉ सीए हो, क्या बुरा लगेगा आपको? नहीं, लेकिन बाय लॉ सीए तो नहीं, वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला तो नहीं इसमें। ले बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। कोई कंपनी हो, फिलहाल यहां पे हम वैसे ही लिख लेते हैं, कोई कंपनी हो, सबसे पहले याद रखना, चाहे वो हो पब्लिक चाहे हो प्राइवेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक चाहे हो प्राइवेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कंपनी उसके 100% शेयर्स, यानी कि इसको बोलते हैं होली ऑन, उसके 100% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, इस कंपनी को हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। वैसे चाहे वो प्राइवेट, मान लो सीएफए का हमने एक प्राइवेट कंपनी बनाई अभी, लेकिन इसके 100% शेयर किसके पास चले गए? गवर्नमेंट के पास। तो चाहे ये प्राइवेट है बाय नेचर, लेकिन इस कंपनी को आप क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक कंपनी नहीं बोल रहे इसको, क्या बोल रहे हैं? पब्लिक सेक्टर। यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी कोई पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। ये ना कहना कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो शायद पब्लिक कंपनी ही पब्लिक सेक्टर बन सकती है, इस तरह नहीं सोचना आप लोगों ने। चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई पब्लिक कंपनी हो, अगर उसके 100% शेयर गवर्नमेंट के पास हो तो वो क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, अगर 100% ना हो तो सर हम कहेंगे अगर किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स, मोर देन 50% शेयर्स, पूरे 50 नहीं, मोर देन 50%, यानी कि 51%, या ये कह लो नॉट लेस देन 51%। अगर 51% हो, इससे लेस कितना होगा? 50। या तो आप लफ्ज बोलेंगे मोर देन 50%, या लफ्ज बोलेंगे नॉट लेस देन 51%। तो ऐसी कंपनी जिसके
मोर देन 50% शेयर्स या नॉट लेस देन 51% शेयर्स अगर गवर्नमेंट के पास हो तो वो भी पब्लिक सेक्टर कहना है। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? या इस कंपनी के 8 डायरेक्टर हैं, मेरे बच्चे मुझे बताओ, अगर 8 हो, 8 का हाफ क्या होता है? तो अगर मैं ये कहूं एक साइड पे 5 हो, दूसरी साइड पे 3 हो, मैं कह दूं ये जो 5 हैं अब ये ज्यादा हैं, बिल्कुल सर, अन्नों को भी नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेजोरिटी। मोर देन 50% को क्या बोलते हैं? मेजोरिटी। अगर इस कंपनी के 8 डायरेक्टर हो, 8 में से 5 डायरेक्टर गवर्नमेंट के हो, इसको कहते हैं मेजोरिटी डायरेक्टर, गवर्नमेंट के हो, तो फिर भी क्या मेरे बच्चे, ये कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर। क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास। और अगर डायरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रही हो? गवर्नमेंट। तो एक्चुअली वो कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो जब वो आपसे पेपर में पूछेगा बताओ पब्लिक सेक्टर कंपनी, अपने अल्फाज में बताना है इसको, यहाँ पे बहुत कुछ लिख रखा है उसने, अपने अल्फाज में इस तरह करके बता दीजिएगा उसको, सादा बिल्कुल, कि पब्लिक सेक्टर कंपनी किसको बोलेंगे? ऐसी कंपनी जिसके 100% शेयर किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास। या ऐसी कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो। या ऐसी कंपनी जिसके मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर उसके हो, या अपॉइंट करने की पावर हो, चाहे अपॉइंट करें या ना करें, लेकिन मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास। तो वो भी मेरे बच्चे क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी बनने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स है मेरे बच्चों? 3। यानी कि 3 तरह से कोई कंपनी पब्लिक सेक्टर हो सकती है। अच्छा, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही पब्लिक सेक्टर हो सकती है ना? प्राइवेट भी हो सकती है, पक्की बात। या सिर्फ प्राइवेट होगी, पब्लिक नहीं होगी? दोनों हो सकती हैं। बद निशानी क्या है? उसके मोर देन 50% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, या सारे शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास। अपॉइंट कर रखे हो या पावर हो, एक ही बात होती है, कंट्रोल तो नहीं करना। बात समझ आ रही है? बेटा, चाहे खुद ही उसको उन अल्फाजों में, सादा से अल्फाजों में लिख दीजिएगा, कोई कोई मसला नहीं हो, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। या अगर बहुत माशाल्लाह अच्छा रटा है तो फिर लिखते रहिएगा सारा कुछ। कहते इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी। ए पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज डिफाइंड एज फॉलो, यानी कि फर्क आपको बताने जा रहा है पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में, कि भाई पब्लिक सेक्टर कंपनी कुछ और होती है, पब्लिक और होती है, ये ध्यान रखिएगा। कहता है पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स ए कंपनी वेदर पब्लिक या प्राइवेट, यानी कि पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, विच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बेनिफिशियली ऑन। एक पॉइंट यहां पे कंप्लीट हो गया। डायरेक्टली तो गवर्नमेंट की डायरेक्टली खुद उसमें 100% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो। या बात गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया है, ये वो इदारे हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिफरेंट कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं। क्या नाम बोला मैंने? नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और नेशनल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये कुछ इस तरह के इदारे हैं जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे मैं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के इदारे हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिफरेंट कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। चाहे गवर्नमेंट डायरेक्टली शेयर्स खरीद के बैठी हो, चाहे अपने किसी इदारे के जरिए इनडायरेक्टली खरीद के बैठी हो, है तो वो गवर्नमेंट का इदारा। तो गवर्नमेंट चाहे खुद 100% शेयर खरीद के बैठी हो, उसको कंट्रोल करके बैठी हो, या अपने किसी इदारे के जरिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कितने क्या हो गवर्नमेंट के पास? होली ऑन, यानी कि सारे के सारे शेयर्स गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर मीन्स ए कंपनी वेदर आर पब्लिक आर प्राइवेट विच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड या बेनिफिशियली ऑन बाय गवर्नमेंट। एक पॉइंट यहां पे कंप्लीट होएगा। बेनिफिशियली ऑन का मतलब क्या है? उसका जो फायदा सारे का सारा किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को। या उसके ऊपर सारा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। सारे का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो तभी, चलो कंट्रोल नहीं है, मान लो कंट्रोल में चाहे कोई और भी थोड़ा बहुत हिस्सेदार हो, लेकिन 100% बेनिफिट ही अगर गवर्नमेंट को जा रहा हो, फिर भी रौला किसी और के कंट्रोल का करना भी क्या है, तो तभी क्या मानेंगे? और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ, और लिखा हुआ। ठीक, एक पॉइंट यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा मेरे बच्चे, नॉट लेस देन 51%, हालांकि आप इसको मोर देन 50% भी बोल सकते हैं, नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटी। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है मेरे बच्चों। मान लो एक कंपनी है, उसके 1 लाख शेयर हैं। 1 लाख शेयर में से मेरे बच्चों 60,000 शेयर्स वो हैं जिनके साथ वोटिंग राइट भी हैं। पढ़ेंगे जाके चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि सर इस तरह भी हो सकता है, अगर इस तरह हो तो इसको क्या बोलेंगे, वो सारा चैप्टर 5 में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे 1 लाख शेयर्स हैं, उन 1 लाख शेयर्स में से हमने क्या किया, 60,000 शेयर्स ऐसे रखे जिनके साथ वोटिंग राइट है, इनको हम सादा अल्फाज में ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। और 40,000 शेयर्स को मेरे बच्चे हमने रख दिया प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी में, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं।
अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स नहीं होते, ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स होते हैं। अब वो कहेगा गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के, अज्यूम कर लो गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के मेरे बच्चे 55,000 शेयर्स हैं। क्या आप बोल दें अभी कि ये पब्लिक सेक्टर होगी? नहीं सर, अभी देखना पड़ेगा। मैं अभी ये थोड़ी बोला कि इसमें से कौन से शेयर्स हैं। तो वोटिंग राइट वाले भी हैं, बगैर वोटिंग राइट वाले भी। अज्यूम कर लो गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के 60,000 में से मेरे बच्चे 30,000 जो शेयर्स हैं वो ये वोटिंग राइट वाले हैं, और 40 के 40 मेरे बच्चे नॉन वोटिंग वाले। टोटल कितने हो गए? 70,000 शेयर्स गवर्नमेंट के पास है इस कंपनी के। क्या गवर्नमेंट इसकी ये यानी कि कंपनी पब्लिक सेक्टर कहलाएगी? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगी बोला? सर, जो वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स है ना, वो मोर देन 50% होने चाहिए, जबकि जो वोटिंग राइट वाले 60,000 थे सर, इनके पास पूरे 50% है। कम से कम 30,000 एक हो। बात समझ आ रही है कुछ? नहीं बेटा। तो नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटी और वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट डायरेक्टली चाहे इसको मोर देन 50% जो वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं उनको कंट्रोल करती हो, या उसी तरह बताने लगा और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के आगे कोई इदारे जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, या गवर्नमेंट की कोई स्टैट्यूटरी बॉडी जिस तरह बैंक शैंक, नेशनल बैंक, फलाना बैंक हो गया है, या गवर्नमेंट के और इस तरह के इदारे, आर रिस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट आर एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी हैज अदरवाइज पावर टू, ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स मोर देन 50%, चाहे वो खुद हो चाहे अपनी किसी एजेंसी के जरिए। अब तीसरा पॉइंट शुरू हो गया मेरे बच्चे। तीसरा पॉइंट कौन सा वाला था? बोला डायरेक्टर्स वाला, कि अगर गवर्नमेंट के मेजोरिटी डायरेक्टर गवर्नमेंट के उस कंपनी में, या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट आर एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी दोनों के लिहाज से बता दिया, गवर्नमेंट हो या अपनी एजेंसी के जरिए, आर स्टैट्यूटरी बॉडी या किसी अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी के जरिए, ये जैसे ये जिसको कहते हैं SNGPL है, PSO है, ये सारे गवर्नमेंट के मेरे बच्चे स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ये गवर्नमेंट के इदारे हैं। हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट आर अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर। यानी कि अगर चलो मान लो कहता है कि अगर शेयर्स ना हो मोर देन 50%, तो नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट के पास मोर देन 50% या ये कह लें मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो। पावर किस चीज की हो? इलेक्ट करने की, या नॉमिनेट करने की, या अपॉइंट करने की। अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी डायरेक्टर वहां पे इलेक्ट कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है, नॉमिनी डायरेक्टर हम पढ़ेंगे आगे जाके, इस तरह की चीजें जो भी हम, यानी कि मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो वो क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी, एंड इंक्लूड्स ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, सॉरी, एंड इंक्लूड ए पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस बाय द SCCP, या गवर्नमेंट के कोई पब्लिक नॉट फॉर प्रॉफिट कोई इस तरह की वो हो ऑर्गेनाइजेशन हो गवर्नमेंट की। ये जितने स्कूल कॉलेजेस ये सारे हैं, GC है, आप इधर गिर्द आपने स्कूल कॉलेजेस वैसे देखते हैं गवर्नमेंट के, ये सारे क्या हैं? ये पब्लिक सेक्टर हैं। बात समझ आ रही? इनका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लोगों को सब्सिडी देते हैं। कोई हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, ये सारे क्या कहलाते हैं? वो कंपनियां नहीं हो, कंपनियां चाहे ना हो, लेकिन मेरे बच्चे वो क्या है, चाहे इस तरह के जो नॉट NGOs वगैरह, इस तरह NGOs ना बोले, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं जो गवर्नमेंट के, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए गवर्नमेंट ने खोले हुए, वो भी मेरे बच्चे क्या होंगे? पब्लिक सेक्टर होते हैं। बात समझ आ रही? थोड़ी बहुत नहीं समझ आएगी। ये मेरे बच्चे ये कंपनी से हटके उसने किसी और चीज के बारे में बताया। किसके बारे में? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में। वो एसोसिएशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी होती, और जैसा हमने डिस्कस किया, ये बड़े सारे हॉस्पिटल, बड़े सारे कॉलेजेस, बड़े सारे स्कूल्स, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई मकसद नहीं प्रॉफिट कमाना, तो ये गवर्नमेंट के हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर है। लेकिन मेरे बच्चे इसकी एक एक्सेप्शन है। SCCP गवर्नमेंट का इदारा है, ये बैठिए गवर्नमेंट, और SCCP उसका इदारा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए CFE लिमिटेड एक कंपनी है, इसके 8 डायरेक्टर हैं, 8 डायरेक्टर हैं, और 8 में से 6 डायरेक्टर SCCP ने अपॉइंट किए हैं, SCCP ने अपॉइंट किए हैं। और SCCP क्या है? ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, ज्यूम कर लो, गवर्नमेंट का एक इदारा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर चाहे गवर्नमेंट के पास हो चाहे उसकी किसी एजेंसी के पास हो, तो वो कंपनी क्या बन जाती है? पब्लिक सेक्टर। लेकिन साथ ही कानून आप एक वजाहत देना चाह रहे हैं
कानून कहता है कि एससीसीपी अक्सर देखो, एससीसीपी सारी कंपनीज को रेगुलेट करती है। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर ना अपॉइंट हो रहे हैं तो एससीसीपी खुद पकड़ के डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा होता है सम टाइम। तो यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि एससीसीपी जब किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर रही होती है, वो डायरेक्टर कानूनी तौर पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए तो अपॉइंट कर रही होती है, लेकिन वो डायरेक्टर ना तो एससीसीपी के खुद के होते हैं ना ही गवर्नमेंट के। ये तो जस्ट एससीसीपी के पास इख्तियार है कि अगर किसी के कंपनी के डायरेक्टर कम हो रहे हो या ना अपॉइंट कर रही हो तो वो खुद अपॉइंट कर दे। तो अगर एससीसीपी अपने उस इख्तियार में किसी कंपनी के मेजोरिटी डायरेक्टर या सारे डायरेक्टर अपॉइंट कर रही हो तो हम ये नहीं बोलेंगे ये कंपनी पब्लिक सेक्टर है, क्योंकि एससीसीपी का काम है ये। अगर कोई कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक डायरेक्टर पूरे करके नहीं बैठी होगी तो हो सकता है खुद हुक्म दे दे, चलो भाई करो पूरे, तो उसके पास तो इस तरह के इख्तियारात हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, एससीसीपी की तरफ से अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो किसी कंपनी के ऊपर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा जो कंपनीज को रेगुलेट करता है, इसकी तरफ से अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो तो ये गवर्नमेंट के डायरेक्टर कंसिडर नहीं होंगे और इसको हम पब्लिक सेक्टर नहीं मानेंगे। बात समझा रही थोड़ी बहुत? ये लाइन पढ़िएगा मेरे बच्चों आखिरी, कहता प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कमीशन ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज or the board of securities exchange or any other entity or operation or any other law shall not make it public sector company। यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज जो होती हैं, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह होती हैं, उनके डायरेक्टर अगर एससीसीपी अपॉइंट कर रहा हो या किसी और एंटिटी के अगर डायरेक्टर एससीसीपी अपॉइंट कर रहा हो तो कहते हैं एससीसीपी के अपॉइंट होने की वजह से डायरेक्टर ये वो कंपनी पब्लिक सेक्टर नहीं होगी। दोबारा इसको, एक्सेप्शन कोई भी हो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरे बच्चे, कहीं पर भी हो। आम लोगों में भी कोई एक्सेप्शन होना तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह में होता ना कि सारे लोग बड़े बड़े बाल हैं, कोई एक बंदा बीच में गंजा बैठा हो, तो एक्सेप्शन है। बाकियों पे ध्यान जाए ना जाए, इस पे ध्यान जाए, है? सारे लोग एक नॉर्मल सा एक जरक बरक किस्म का कोई इस तरह का सूट पहन के, कोई काल, चलो इस तरह कर लो, कोई रेड कलर एन आंखों में पड़ रहा हो, तो बाकियों पे नजर जाए ना जाए, शायद इस पे जाएगी। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमेशा उसमें नजर जाती है। तो आई कैप का एग्जामिनर भी इसी तरह का है, वो एक्सेप्शन ढूंढ ढूंढ के लिखता है। सम टाइम तो डिफरेंट चैप्टर में से एक्सेप्शन को इकट्ठा करके आपको कहता है कि इन इन चीजों की एक्सेप्शन ही बता दो मुझे। तो वो कहेगा अगर डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही हो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर या गवर्नमेंट की एजेंसी अपॉइंट कर रही हो तो पब्लिक सेक्टर होती है, इसकी एक्सेप्शन बता दो। तो वहां पे हम बता रहे होंगे अगर एससीसीपी स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर या किसी और एंटिटी के डायरेक्टर अपॉइंट कर रही हो, ये डायरेक्टर ना तो एससीसीपी के कहलाते हैं ना ही गवर्नमेंट के, तो इस कंपनी को हम पब्लिक सेक्टर नहीं बोलेंगे। बता दोगे उसको? पक्की बात? तो बेटा अभी अभी आपने क्या पढ़ा बोला? पब्लिक सेक्टर कंपनी किसको बोलते हैं? अगर आपके पास ये किताब सॉफ्टवेयर में पड़ी होगी, अगर वैसे मन कर रहा हो तो वहां से उठाइएगा इसको, ये चैट जीपीटी को दे दीजिएगा, उसको कहना है कि इसकी अहम ही 4 लाइनों में समरी बना दे। वैसे याद करने के लिहाज से भाई ये सारे आपके इस्तेमाल के लिए ये चीजें हैं। अभी तक कोई बंदा अगर ये समझ रहा है कि चैट जीपीटी खुदा ना खासा उसको शर्म आती है उसको इस्तेमाल करने में, अगला सारा दौर है ही चैट जीपीटी और ये एआई का। यूनिवर्सिटीज कोर्सेज करवानी है, आपके पूरे के पूरे कोर्सेज आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है ताकि इसको इस्तेमाल सीख लो इसका। तो मेरे बच्चे ये ना सोचा करेंगे अगर किसी को मैंने रिप्लाई करना है या किसी को करना है, मैंने चैट जीपीटी को इस्तेमाल नहीं करना, उसको क्या महसूस होगा? गोली मार, तू रह पत्थर के दौर में। ये तो ऐसे ही था जैसे कभी जब कैलकुलेटर आया था ना, लोग कहते थे ला हमारी शक्तियां हैं चीजों को जमा और मल्टीप्लाई करने वाली, वो तो खत्म होगी। तो लोग उस वक्त अपने दिमागों में ही चीजों को मल्टीप्लाई हो तो करते, क्या कर लिया उन्होंने? क्या बड़ा कमाल कर लिया, दिमाग खराब ही किया ना। तो जिसके हाथ में कैलकुलेटर था सुकून से प्लस माइनस वो कहता ना ऐसे ये बुरी बात है। हमने इतनी ज़हीन लोग हैं, हमें इतनी जहानत अल्लाह ताला ने दे रखी है, वो किस लिए है? किसी और जगह पे लगा लेना भैया। तो इसकी समरी कुछ इस तरह का हो तो उसको पूछ लिया कर, कोई भी हो, कोई पॉइंट इस तरह की समझ ना आ रही हो उसको कहे इसकी एग्जांपल दे दो मुझे, समझा दो मुझे, समझा देगा वो 1 सेकंड में। बस यही है कि अगर वो पूरी किताब ही तैयार करना शुरू कर दे तो टाइम लगता है, कर सकते हो, यकीन कर लो, लेकिन रौला ये है कि उस पर टाइम लगेगा और टाइम हमारे पास इतना होता नहीं, फास्ट ट्रैक है। तो खैर वापस आए, लो बेटा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में आई कैप का मोस्ट फेवरेट ये भी। हाँ, दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में लाजमी आपको सवाल नजर आएगा होल्डिंग और सब्सिडरी का। अच्छा, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? बेटा याद रखना, कोई कंपनी होल्डिंग वही होगी जिसकी सब्सिडरी हो। ये ऐसे ही है जैसे होता है ना कि हम किसी को कह रहे हो ये वालदैन है, अल्लाह माफ करे अगर किसी की औलाद ही ना हो
क्या उसको कभी वालिदैन कहा जा सकता है? हो ही नहीं सकता। तो हम पढ़ने लगे होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है तो जिसका किसी पे होल्ड हो, लेकिन कोई और होगी जिस पे होल्ड होगा तो तब ये होल्डिंग होगी। अगर किसी पर इसका होल्ड ही ना हो तो ये होल्डिंग कंपनी नहीं होगी। दोबारा बताने लगा हूं, होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसकी कोई सब्सिडरी हो, और सब्सिडरी कंपनी ऐसी होती है जिसकी कोई होल्डिंग। बड़ी सादी सी बात। अब होगा क्या, मान लो कि वो कहेगा सीएफई कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है, जब ये लफ्ज बोलेगा ना आपके दिमाग में फौरन से आ जाना चाहिए इस कंपनी की कोई ना कोई सब्सिडरी भी है। वैसे कंपनी का नाम लिखने से नहीं पता चलता ये होल्डिंग है या सब्सिडरी है। अगर वो कहेगा सीएफई लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है तो आपके दिमाग में आएगा पक्की बात है इसकी कोई होल्डिंग भी है। तो इस लिहाज से मेरे बच्चे जरा देखिएगा, कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडी कैसे बन सकती है, ये बिल्कुल यही पब्लिक सेक्टर वाला मामला। अज्यूम कर लो ये कंपनी एस लिमिटेड है, हम देखने लगे ये कंपनी एच की कैसे सब्सिडी हो सकती है। हम किसको डिफाइन करने लगे, सब्सिडी कंपनी को। डिफाइन किसको करने लगे, सब्सिडी कंपनी को। हम देखने लगे कौन सी कंपनी सब्सिडी होती है। कानून कहता है वो कंपनी सब्सिडी होगी जिसके मोर देन 50% शेयर्स, मोर देन 50% शेयर्स, लेकिन कौन से, वोटिंग राइट वाले। अगर किसी दूसरी कंपनी के पास हो तो वो दूसरी कंपनी इसकी होल्डिंग होगी और ये क्या होगी, उसकी सब्सिडी। अगर मोर देन 50% शेयर्स किसके पास हो, किसी दूसरी कंपनी के पास हो, तो वो क्या कहलाएगी, इसकी होल्डिंग, और ये उसकी क्या कहलाएगी, सब्सिडी। अच्छा अज्यूम कर लो अगर एक कंपनी के पास, मान लो कंपनी एस के 40% शेयर्स, 40% शेयर्स कंपनी एच के पास है। मैं कह दूं कंपनी एस कंपनी एच की सब्सिडी है, अभी तो नहीं। एक और तरीका कार भी है, या इसमें और है मेरे बच्चे याद रखना, या अगर ये चीज नहीं पूरी हो रही तो एक और तरीका कार भी है। कहता है कि अगर इस कंपनी के मेजोरिटी डायरेक्टर, और मेजोरिटी किसको कहते हैं बोला, मोर देन 50 को, मोर देन 50 को, अगर इसके मेजोरिटी डायरेक्टर, अगर इसके 8 डायरेक्टर है तो इसका मेजोरिटी क्या होगा बोला, 5 डायरेक्टर। अगर इसके मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर कंपनी एच के पास हो तो कंपनी एस कंपनी एच की क्या होगी, सब्सिडी, और वो क्या होगी, इसकी होल्डिंग। अब दोबारा देखिएगा, हम डिफाइन करने लगे कंपनी एस को जो सब्सिडरी है। अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन करो तो क्या बोलोगे, ऐसी कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर्स, वोटिंग राइट्स वाले, मोर देन 50% शेयर्स किसी और कंपनी के पास, या ऐसी कंपनी, या है इसमें एंड नहीं है, या ऐसी कंपनी जिसके मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसी और कंपनी के पास हो। तो मेरे बच्चे इस तरह की कंपनी को क्या बोलेंगे, सब्सिडरी। अगर वो पेपर में आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ होल्डिंग कंपनी किसको बोलेंगे, हम कहेंगे ऐसी कंपनी जिसके पास मोर देन 50% वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स किसी और कंपनी के हों। ऐसी कंपनी जिसके पास किसी और कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स हो, या ऐसी कंपनी जिसके पास किसी और कंपनी के मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो, उसको क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। तो इस तरह करके इसको डिफाइन करना। फिलहाल आसान सी बात है ना, लेकिन इतनी आसान नहीं मेरे बच्चों। 1-2 मिनट ऊपर चला गया तो परेशान ना होइएगा, वैसे भी 5 मिनट पड़े होंगे। एक छोटा सा सवाल करना है आपने, ठीक हो गया। पहले पढ़ाने लगा, बड़ा गौर कर लेना। शायद मैं बहुत गौर से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जरा गौर कर लेना, फिर जरा मुझे आंसर कर देना। कहता है सब्सिडी कंपनी आ सब्सिडी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी, यानी कि किसको डिफाइन करने जा रहा है, सब्सिडी कंपनी। कहता है सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, और वो एनी अदर कंपनी कौन सी होगी, उसकी होल्डिंग। मींस ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी ऐसी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या कर रही हो, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, इस लाइन का मतलब क्या है, मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर, उसको कहते हैं कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। यानी कि बोर्ड में जो मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर अगर इसके पास हो तो समझो उस बोर्ड की जो कंपोजिशन है इस कंपनी के कंट्रोल में। कंपोजिशन का मतलब कंपोज करना, बनाना उस बोर्ड को। अगर एक कंपनी के पास मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर उसके पास हो तो उस बोर्ड को तो वो बना रही है, अगर वैसे देखा जाए। बात समझ आ रही है कुछ? अच्छा, ये मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने से कोई कंपनी होल्डिंग क्यों बन जाती है, एक चीज, चलो ये भी मैं एक सेकंड। ये कंपनी ऐसे, इसके 8 डायरेक्टर है। अब मेरे जब ये डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे ना, तो बोर्ड मीटिंग में बैठ के, बोर्ड मीटिंग में जब फैसले होंगे वो होते हैं बाय मेजोरिटी। बोर्ड मीटिंग में कैसे फैसले होते हैं, बाय मेजोरिटी। बाय मेजोरिटी का मतलब क्या है, जिस साइड पे ज्यादा डायरेक्टर हो रहे हैं वो फैसले हो जाते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वहां पे फैसले होने होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो फैसले हैं, चले पहले इसको समझ लो, फिर मैं उधर लिंक कर देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। तो बेटा बोर्ड मीटिंग में जो फैसले होने होते हैं बाय मेजोरिटी होते हैं, यानी कि वहां पे जिस साइड पे ज्यादा डायरेक्टर इकट्ठे हो जाए फैसला हो जाता है। मान लो यहाँ पे कितने बनते हैं बोला, 5, और अगर 5 डायरेक्टर हो किसी कंपनी एच के, इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपनी के जो डिसीजन हो रहे होंगे कंपनी को मैनेज करने के, कंट्रोल करने के, वो सारे कौन ले रहा है, कंपनी एच ले रही है। क्योंकि जो इसका डायरेक्टर्स का फैसला होगा वो एक्चुअली किसका फैसला होगा, कंपनी एच का। बात समझ आ रही है? तो कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है डायरेक्टर्स के पास, और डायरेक्टर्स को कोई और कंट्रोल कर, तो हम फिर समझते हैं कि एक्चुअली वो कौन है इसके, वो होल्डिंग कंपनी, उसका होल्ड है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टर सारे उसके कहने पे चलते हैं। अब यही या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी ऐसे ही मेजोरिटी डायरेक्टर गवर्नमेंट के हैं, और केसेस भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट कभी कोई केस नहीं हारती, क्योंकि मेजोरिटी डायरेक्टर किसके हैं। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे कंट्रोल किसका है, तो गवर्नमेंट अभी उसकी क्या है, होल्डिंग है, और वो क्या है, इसके सब्सिडरी है। हालांकि ये इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं जो बाख्तियार होते हैं, जो अपने, जो इन्होंने अलहदा से हलफ उठाया होता है कि हम ईमानदारी के साथ आइन के मुताबिक फैसले करेंगे। लेकिन फिलहाल अल्लाह माफ करे, यहाँ पे हलाल हराम खाना पीना, यहाँ पे मेरे बच्चे को इसमें तमीज़ है ही नहीं। बड़े से बड़े ओहदे पे बैठा हुआ बंदा बड़ी आराम के साथ हराम खा रहा है, सूअर खा रहा है, खोते खा रहा है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई हराम खुद सोचो, जानवर हराम होते हैं, तो हराम कमाई का नाम भी तो इस तरह कहना कोई गलत है? खुद सोचो अपने घर वालों को क्या खिला रहा होगा, हैं? अपने हलफ से लोगों को बेगुनाह कैद में रख के, उनको जुल्म करके, आइन तोड़वा के, हैं, करप्शन के ऊपर आंखें बंद करके फैसले जब कर रहा होगा, अपने घर वालों को क्या खिला रहा होगा? आज उनके घर में सूर पके, हराम नहीं मेरे पास। देखो हराम तो हराम ही होता है। कोई ये कहना कि हराम की कमाई से आप हलाल खा रहे हो और ये वाकई ही मटन खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, ये बहुत बड़ा धोखा है। इसको जरा सोचो कि हराम कमाई से जो भी खा रहे हो वो हराम ही है, और हराम जो है वो वही जानवर जो हराम होते हैं, ये बिल्कुल उतना ही इफेक्ट है इसका। क्या कहते हैं कि अगर खुदा ना खासा हम कोई हराम की कमाई का एक नवाला खा लें, कितने दिनों की तो हमारी इबादत कबूल नहीं होती। 40 दिन से ठीक हो। मैं मैंने तो वैसे ही वैसे बात कर दी थी अगर एग्जैक्ट करना होता, लेकिन भला आपने, शायद मैं श्योर नहीं था, अच्छा वो आपने बता दिया। चले वापस हैं, खाने दें मेरे बच्चे उनको, लेकिन आप कभी कोशिश करना उनके मेहमान ना बनो, लेकिन बन भी जाए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना अपना खाना साथ लेके जाना। ले बेटा, तो सब्सिडी कंपनी किसको बोलेंगे, ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड की कंपोजिशन किसी और कंपनी, और वो कोई और कौन है, होल्डिंग, या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एंड नहीं है, या एक्सरसाइज आर कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी। यानी कि होल्डिंग के पास सब्सिडरी के जो शेयर्स हैं, अगर इसके लाख शेयर्स हैं, तो मोर देन वन हाफ, पूरा 1/2 नहीं, मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी, नॉन वोटिंग राइट वाली नहीं, वोटिंग सिक्योरिटी उस कंपनी के कंट्रोल में है। एक्सरसाइज आर कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी, यानी कि मोर देन 1/2 ऑफ इट्स जो वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं वो कंपनी एच के पास। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी, खुद के पास हो, आर टुगेदर विद वन आर मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, उस कंपनी के खुद के पास शेयर्स हो उस कंपनी के, या इस कंपनी की, देखो किसकी बात हो रही है, होल्डिंग की। ये है कंपनी एक्स लिमिटेड और ये है वाई लिमिटेड। कंपनी एक्स लिमिटेड के पास डायरेक्टली इस कंपनी के 40% शेयर्स हैं डायरेक्टली, लेकिन कंपनी एक्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जी लिमिटेड, ये सब्सिडरी है, और उसके जरिए इस कंपनी के पास हैं 11% शेयर्स। तो एक्चुअली ये जो वाई लिमिटेड है वो एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है, यानी कि उसके खुद के पास या अपनी सब्सिडरी के जरिए ये शेयर्स मोर देन 50% कंट्रोल करती है, खुद के या अपने सब्सिडरी के जरिए। बात समझ आ रही है? तो इसको क्या बोलेंगे, होल्डिंग। बात समझ आ रही है? थोड़ी बहुत तो समझ आ रही है ना? चलो अभी मैं यहीं पे रोक रहा हूं, सीधा जा रहा हूं सवाल पे, आई कैप का एमसीक्यूज। चलो भाई बताओ, कहता है कि मेगा स्टार्स लिमिटेड शैल बी डीम टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ लिटिल स्टार। तो मेगा स्टार होल्डिंग होगी लिटिल स्टार की किस सूरत में? पहली सिचुएशन क्या है, मेगा स्टार के पास 50% शेयर है लिटिल स्टार के, क्या है अभी तक होल्डिंग? क्यों बोला? हम
more than, and by virtue of such investment, Megastar has nominated 3 directors out of 6 directors on board of Little Star. लेकिन साथ क्या है, उसके पास ये पावर भी है, उसके 6 डायरेक्टर में से 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्या मेगास्टार उसकी होल्डिंग बढ़ेगी यहां पर? पक्की बात। ये बोला अभी दोनों चीजें क्या है, 50-50 है, मोर देन 50 होनी चाहिए थी। तो पहला पॉइंट तो गया। अब दूसरा देख लो, मेगास्टार एंड वन ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी owns 45% शेयर्स एंड 10% शेयर्स, यानी कि मेगास्टार के पास 45% शेयर्स हैं, उसकी एसोसिएट कंपनी के पास 10% शेयर्स हैं वोटिंग राइट्स वाले ऑफ लिटिल स्टार। होल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी? होल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी? ठीक हो गया। जितने कह रहे हैं, जो कह रहे हैं होल्डिंग बनेगी, हाथ खड़े करो। हाँ, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर जो सब्सिडी होती है वो एसोसिएट भी होती है, लेकिन हर एसोसिएट सब्सिडी नहीं होती। चैप्टर नंबर 10 में जाके एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर एक कंपनी के, मान लो अब दोबारा देखिए, अगर एक कंपनी एच है, कंपनी एच के पास कंपनी एस के 20% से लेके 50% तक शेयर्स हों, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है, उसको कहते हैं एसोसिएट। ये दोनों आपस में एसोसिएट है, लेकिन होल्डिंग सब्सिडी नहीं है। लेकिन अगर कंपनी एच के पास इस कंपनी के मोर देन 51%, यानी कि मोर देन 50% शेयर्स हो गए, तो फिर ये क्या बन जाएगी, उसकी होल्डिंग, और ये क्या बन जाएगी, सब्सिडी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हर, पढ़ेंगे वहां पे डेफिनेशन में, हर सब्सिडी होल्डिंग आपस में एसोसिएट भी होते हैं, क्योंकि सब्सिडी होल्डिंग एक बड़ा ताल्लुक है। जिस तरह वो एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो हर जो होल्डिंग सब्सिडी होती है वो एसोसिएट भी होती है, लेकिन हर एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडी नहीं होती। याद रखोगे? तो सबसे बड़ा यही इसमें धोखा था। लेकिन ये बात अगर आप यहाँ पे सोच के नहीं जाओगे तो पेपर में फिर इस तरह आएगा, और फिर इस तरह आएगा तो आएगा, फिर आपको मजीद 6 महीने और देता है कि भैया अपने कॉन्सेप्ट पक्के कर लो, तो थोड़ी बहुत कमी बेशी रहेगी। हालांकि एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज पे गौर करने की, तो सब्सिडी पढ़ना है वहां पे, या उसको क्या यहाँ पे कहीं पे एसोसिएट भी लिखा हुआ था, उसे कहा था वो कंपनी खुद एक्सरसाइज करती हो मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी, या टुगेदर विद 1 or more ऑफ इट्स सब्सिडी, यानी कि इसके पास 10% शेयर हो अपने पास, होल्डिंग के पास 20% एक सब्सिडी के पास, 20% एक सब्सिडी के पास, अभी तक 50 हुए हैं, और 5% एक और सब्सिडी के साथ, तो फिर क्या बनेंगे, फिर ये होल्डिंग बन जाएगी। बात समझा रही है? कहता है ऊपर की डेफिनेशन में कुछ अल्फाज हैं जिनके मतलब समझाने लगा। कहता है ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी इज ऑफ अनदर सब्सिडी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब जरा देखिए, ए कंपनी है एक्स लिमिटेड, कंपनी एक्स लिमिटेड मेरे बच्चे होल्डिंग है कंपनी वाई लिमिटेड की, और ये क्या है, उसकी सब्सिडी। एक और कंपनी है जी लिमिटेड, हम देखना चाह रहे हैं क्या जी लिमिटेड बी कंपनी एक्स लिमिटेड की सब्सिडी है कि नहीं। वो कहते हैं कंपनी जी लिमिटेड के ऊपर या तो कंपनी एच का खुद वो कंट्रोल हो जो इसको होल्डिंग बनाता है, यानी कि मोर देन 50% शेयर इसके पास हो, या मान लो कि मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर उसके पास हो, लेकिन ये दोनों है ही नहीं, मान लो। लेकिन कंपनी जो एक्स लिमिटेड है उसकी एक सब्सिडरी है वाई लिमिटेड, उसके पास इस कंपनी का कंट्रोल है, उसके पास या तो इसके मोर देन 50% शेयर्स है, या इसके मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है। तो कहता है कि एक कंपनी इसकी बात होने लगी है, ये जी की, एक कंपनी ये भी होल्डिंग की सब्सिडी होगी अगर इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो होल्डिंग का खुद की बजाय चाहे वो किसी अपनी और सब्सिडी के जरिए हो, तो वो भी होल्डिंग की क्या कहलाती है, सब्सिडी ही कहलाती है। और अकाउंटिंग में इसको सब सब्सिडी कहते हैं। बात समझा रही थोड़ी बहुत? तो इसका चाहे इसके और नीचे लगा लें कोई और, जी लिमिटेड की कोई और सब्सिडी है, वो भी मेरे बच्चे इस होल्डिंग की क्या होगी, सब्सिडी ही होगी। बात समझा रही? यानी कि सब्सिडी भी होल्डिंग की, ये ऐसे ही जैसे हमारे एक ये होता है, दादाजी हैं, अब्बा जी हैं, औलाद है। अब अगर औलाद की बात करें, वो डायरेक्टली जो उसकी होल्डिंग होते हैं वो अब्बा जी होते हैं, लेकिन जो अब्बा जी का भी अब्बा है, खुद सोचे औलाद उसकी मानेगी कि नहीं, मानेगी भाई। उसका औलाद क्या मानेगी, उस औलाद का प्यो भी मानता है। हाँ, समझा रही है? तो फिर औलाद की तो क्या जरूरत। तो ये बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह, यानी कि औलाद की आगे औलाद, वो भी दादाजी की औलाद ही होती है।
तो होल्डिंग की सब्सिडरी के आगे सब्सिडरी हो, वो भी होल्डिंग की सब्सिडरी ही होती है। अब जरा अल्फाज ना थोड़ा सा अंग्रेजी इसके साथ मैच करके देखो। कहते हैं एक कंपनी शैल बी, ये किसकी बात हो रही थी? जी की, इस जी की। एक कंपनी शैल बी डीम टू बी, हम समझेंगे। वो ये नहीं कह रहा कि, ये नहीं कि आप समझो, चाहे आपके दिमाग में ना ये बात आ रही हो, आपने मान ले, कानून कह रहा है समझो। तो कंपनी इज शैल बी डीम टू बी, डीम में मैंने आपको बताया था ऐसी चीज हो ना, लेकिन आपको कानून कह रहा हो समझो ये ऐसे ही है, चाहे आपकी अकल ना मान रही हो, लेकिन कानून कह रहा है इसको ऐसे ही समझो। A company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company even if the control referred, ये जो majority director appoint करने की पावर या more than 50% जो voting rights वाला जो शेयर्स वाला मामला हो, कहता है जो भी ये जो कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यानी कि होल्डिंग का खुद का कंट्रोल ना हो, वो जो डायरेक्टर अपॉइंट करने वाली पावर और मोर देन 50% शेयर वाली जो मामला है वो किसका, होल्डिंग का किसके जरिए हो? अपनी सब्सिडरी के जरिए। यानी कि सादा अल्फाज में लाइन बता रहा आपको कि इसके नीचे जितनी मर्जी सब्सिडी लगाते गए वो सारी होल्डिंग की भी सब्सिडी होंगी। आखिरी बात आज की, माजरत जरा टाइम ऊपर हो गया। द कंपोजिशन ऑफ द, कह रहा है जगह जगह पे लफ्ज बोल रहा हूँ कंपोजिशन, कि बोर्ड की कंपोजिशन, बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करने का मतलब क्या है? द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइज बाय इट एट हिज डिस्क्रिशन, यानी कि उसके पास कोई भी जैसे मर्जी उसके पास ऐसी पावर आ गई हो कि वो क्या कर सकती है? कैन अपॉइंट और रिमूव आर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। तो हम समझते हैं कि उस कंपनी के पास, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन है, यानी कि कंपनी एस के पास, कंपनी एच के पास कंपनी एस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन का मतलब क्या है? कि कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के सारे या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट और रिमूव करने की पावर रखती है। याद रखिए, इस तरह का अरेंजमेंट होता है अक्सर, बात का 50% शेयर ना हो उसके बगैर भी इख्तियार आ जाता है। जिस तरह हम अक्सर डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की जो पीटीसीएल है और एतसलात, कोई 20-25% शेयर है एतसलात के पास, लेकिन आपस में कॉन्ट्रैक्ट है कि मेजोरिटी जो डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? एतसलात के पास। तो आपस में वैसे ही बाय कॉन्ट्रैक्ट हमने उसको इख्तियार दे दिया, तो एतसलात क्या होगी? इसकी होल्डिंग होगी। बात समझे? उससे नहीं हुई कि मोर देन 50% शेयर थे, शेयर तो है नहीं मोर देन 50%, लेकिन आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि सर मेजोरिटी डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हैं, तो इस तरह भी वो कंपनी क्या बन जाएगी? उसकी होल्डिंग। जी बेटा। गवर्नमेंट है पीछे भैया, उसके पास पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक कंपनी तो जब लॉस होगी बेचारी, नहीं चल पा रही होगी, बंद होगी वो। मोस्टली पब्लिक सेक्टर कंपनी बंद नहीं होती। आपके मुल्क में बेतहाशा इदारे हैं जो कई सालों से लॉस में, पीआईए है, स्टील मिल है, माशाल्लाह गवर्नमेंट के सारे इदारे, अनलेस के वो फौज के नाम, वो सारे लॉस में हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके माशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, वो खरीद रहे हैं इदारों को। पीआईए भी शायद अभी खरीदने जा रहे हैं, मैं और आप भी कब बिक जाए उनके हाथों कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी वो अच्छा मैनेज कर लेते हैं इट्स ओके। तो कहने का मतलब कि पब्लिक जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है ना, उनकी गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई इशू नहीं होता जो अगले साल में बंद हो रही है, क्योंकि उनके पीछे बड़ा तगड़ा इदारा है और गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा है, बहुत पैसा है उसके पास, वो डूबने नहीं देती उसको। अजब प्रेम की गजब कहानी है मेरे बच्चों। जब आप बड़े होंगे ना, फर्म में जाएंगे, ऐसे ऐसे स्कैंडल, ऐसे ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन आपने किसी को नहीं बतानी, क्योंकि आपको भी बड़ा पैसा मिलना है उसमें। हमारा कल एक ना, चलो मैं आपको भी बता